Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Listeners, good evening and welcome to today's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete and comprehensive update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from our listeners on any queries that you may have on mutual funds and related matters. You can call us on 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. And of course, do not forget to prefix the code 011. Listeners, I'm Sarabjit Kaur and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के साथ हम हाजिर हैं। आज रविवार है और हर एक रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। श्रोताओं, आप हमसे सीधे इन नंबरों पर फोन करके सवाल पूछ सकते हैं 23314444 और 23421050 और हमारा तीसरा नंबर है 23310464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ आकार रस्तोगी। आकार, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहले हेडलाइंस के साथ हैं सरबजीत कौर। Domestic markets to focus on geopolitical developments and central banks meeting in US, UK and Japan for Qs next week. Foreign investors pump in over 3,000 crore rupees into the Indian equity markets last week, and global oil and gold prices surged last week after tensions in West Asia. Brent crude jumps over 11%, gold advances 3%. घरेलू शेयर बाजारों की निगाह अगले सप्ताह भू राजनीतिक गतिविधियों और अमेरिका, इंग्लैंड और जापान की केंद्रीय बैंकों की बैठकों से निकलने वाले नतीजों पर होंगी। विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजारों में पिछले सप्ताह 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया और मध्य पूर्व में पिछले सप्ताह तनाव के बाद कच्चे तेल और सोने के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में तेजी आई। ब्रेंट क्रूड का मूल्य 11% उछला, सोने की कीमत 3% बढ़ी। और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजारों में लगातार 2 सप्ताह की गिरावट के बाद अब बाजारों की निगाह भू राजनीतिक गतिविधियों और अमेरिका, इंग्लैंड और जापान की केंद्रीय बैंकों की बैठकों से निकलने वाले नतीजों पर होंगी। पिछले सप्ताह बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच शेयर बाजारों में 1% से अधिक की गिरावट दिखाई दी। अमेरिका चीन व्यापार वार्ता के अच्छे परिणामों का भी बाजारों पर कोई सकारात्मक असर नहीं दिखाई दिया। तेल के मूल्यों में तेजी से मुद्रास्फीति के फिर से बढ़ने की आशंका ने भी बाजारों के प्रदर्शन पर विपरीत असर डाला। सप्ताह के दौरान सेंसेक्स 1,070 अंक यानी 1.3% की गिरावट के साथ 81,119 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 284 अंक यानी 1.1% की गिरावट के साथ 24,719 अंकों पर पहुंच गया। ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव रविवार को भी जारी रहा। बाजार की निगाह अब इस पर होगी कि अगले सप्ताह यह तनाव क्या रुख लेता है। तेल के मूल्यों में कितनी तेजी आएगी, बाजार पर इसका भी असर होगा। भारत तेल के निर्यात पर काफी हद तक निर्भर है और ऐसे में तेल के मूल्यों में बढ़ोतरी से मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा बना रहेगा। अगले सप्ताह अमेरिकी फेड, बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक होने वाली है और संभावना है कि इनमें ब्याज दरों को संभवतः उसी स्तर पर बनाए रखा जाए। बाजारों का प्रदर्शन इन बैठकों से आने वाली खबरों पर भी निर्भर करेगा। And from Pune, Alok joins us, our first listener. Alok, welcome to the show. Please ask your question.
हाँ मैडम, गुड इवनिंग। मेरा evening. मेरा मैडम ये सवाल है कि मुझे कुछ अच्छे फंड्स बताए जिसपे कि मैं अभी इन्वेस्टमेंट कर सकूं। मेरे पास में करीब 5-6 लाख रुपए करीब पड़े हैं सेविंग अकाउंट में, वो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। कुछ अच्छे फंड्स के नाम बताए जिसपे कि मैं करीब 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकूं। और मैडम मेरा एक सवाल ये है कि जैसे अगर आपने मुझे कोई फंड्स के नाम बताए, अलग अलग एएमसी कंपनी के अलग अलग फंड्स अगर आपने मुझे बताए, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जहां से कि मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकूं इन सारे अलग अलग कंपनियों के एएमसी, अलग अलग कंपनियों के म्यूचुअल फंड्स में मैं किसी एक प्लेटफॉर्म से मैं इन्वेस्टमेंट कर सकूं। जैसे मेरा अभी एमएफ सेंट्रल करके एक है जिसमें कि मैंने बनाया बिना अकाउंट, जिसपे कि मैं अपने अलग अलग म्यूचुअल फंड्स का मैं उसमें देख सकता हूँ एक साथ, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन है कि नहीं ये मुझे नहीं पता एमएफ सेंट्रल में। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जहां से कि मैं एक ही प्लेटफॉर्म से अलग अलग, जैसे सपोज एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, निप्पॉन, एक्यूएंट, ऐसा अलग अलग जो म्यूचुअल फंड्स की जो कंपनियां उसमें अलग अलग फंड में मैं इन्वेस्टमेंट कर सकूँ एक ही प्लेटफॉर्म से। और ऐसे कुछ अच्छे अच्छे फंड्स बता दीजिए जहाँ पे मुझे अभी इन्वेस्टमेंट करा जाए, 5-6 लाख रुपए पड़े। आलोक जी, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपने पीछे मेंशन किया कि आप 3 से 5 साल के होराइज़न के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके हिसाब से एक फ़ंड की कैटेगरी अपनी अच्छी से डिसाइड करनी पड़ेगी। ये जो पैसा है, जो आपका जो पर्पस है, क्या वो ऐसा है कि आपको ठीक 3 से 5 साल के अंदर वो पैसे की आवश्यकता होगी ही होगी? वो जो भी आपका गोल है, जो पर्पस है, जैसे मान लीजिए आप बच्चे के पढ़ाई के एडमिशन के लिए या किसी कॉलेज के एडमिशन के लिए पैसे रख रहे हैं, तो वहाँ पे जो हमारा गोल है वो एकदम कम्प्लीटली नॉन नेगोशिएबल है। मतलब कि वो 5 साल मतलब 5 साल है, वो 6 साल नहीं हो सकता। तो देखिए, अगर तो आपका जो गोल है जिसके लिए आपने वो पैसे रखे हैं वो इस प्रकार से, तो फिर मेरी ये आपको रहेगी कि आप उसको इक्विटी में ज़्यादा ना डालिए। आप एक बहुत ही कंजर्वेटिव कैटेगरी जैसे कि इक्विटी सेविंग्स फंड हो गया, आप उनका चुनाव कर सकते हैं। नहीं तो आप उसको, और अगर पीरियड और भी कम है कि मान लीजिए 2.5-3 साल का है, तो फिर आप उसको अपना डेट फंड में, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में रख सकते हैं। और वहीं अगर ये थोड़ा सा कुछ ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा नॉन नेगोशिएबल गोल नहीं है कि समय आपका 7 से 8 साल हो सकता है, कि मान लीजिए 5-6 साल के बाद अगर मार्केट का प्रदर्शन उस वक्त अच्छा नहीं है और आपको लगता है कि 1-2 साल अगर मेरे को बाद पैसे मिलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड का चुनाव कर सकते हैं। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड की खूबी ये रहती है कि इसमें लगभग आपका जो 70% पैसा है वो आपका इक्विटी में लगता है और बाकी का फिक्स्ड इनकम में लगता है। उससे होता ये है कि बढ़ते बाजार के साथ आपको इक्विटी का फ़ायदा भी मिलता है, आपको अच्छे रिटर्न्स भी लॉन्ग टर्म मिल जाते हैं। और वहीं पे जब कभी मार्केट में शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी की वजह से जब भी नीचे गिराव आता है, तो वो जो डाउन टर्न है वो कुशन हो जाता है, वो कम गिरते हैं। बट इन सब चीज़ों के साथ में मेरी आपको ये जो एक सलाह रहेगी वो ये रहेगी कि अगर आप ये किसी भी इक्विटी रिलेटेड फंड में, जैसे कि अग्रेसिव हाइब्रिड ही क्यों ना हो गया, इसमें आप अगर पैसा निवेश करते, आप लमसम मत डालिएगा 5 से 6 लाख रुपए, इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ के डालिएगा। इसको जैसे मान लीजिए अगर आपने 6 महीने में तोड़ के डाल दिया या 1 साल में तोड़ के डाल दिया, उससे होता ये है कि जो एक रिस्क होता है मार्केट में गलत लेवल पे घुसने का, वो रिड्यूस हो जाता है। जब आप एक पीरियड ऑफ टाइम पे अपनी इन्वेस्टमेंट स्प्रेड कर देते तो वो आपको हेल्प करते हैं कि आप जो आपकी परचेज कॉस्ट है वो आप उसको एवरेज आउट कर देते हैं। मान लीजिए जैसे अगर अभी मार्केट ऊपर है, आपने अभी खरीद लिया और कुछ समय बाद वो एकदम से नीचे गिर गया, तो वो एकदम से थोड़ा सा एक एंग्जाइटी क्रिएट करता है। वो आपके लिए एक निवेशक के लिए थोड़ा सा डर पैदा करता है। और दिल्ली से हमारे श्रोता योगेश लाइन पे हैं। योगेश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार आप सभी को। मेरे ना 2 अहम सवाल हैं। मेरा पहला सवाल तो ये है कि मेरे पास पराग पारेख का ईएलएसएस फंड है। तो हालांकि अब हम नई टैक्स रिजीम में आ गए हैं, तो ईएलएसएस का हम तो इसको एज अ फ्लेक्सी कैप ही मान के चलते हैं अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन इसका डाउन साइड प्रोटेक्शन इतना जबरदस्त है कि पूरा इंडेक्स गिरने के बाद भी ये बहुत कम गिरा है। तो ये इतना डाउन साइड प्रोटेक्शन इसका कैसे है, ये किस कैटेगरी को मतलब फॉलो कर रहा है वैल्यूएशन को। दूसरा मेरा सवाल है, एक एसटीपी का मेथड है जो आईसीआईसीआई ने इंट्रोड्यूस करा है, जिसमें है आपका बूस्टर एसटीपी, यानी कि मैंने पैसा लिक्विड फंड में डाला और वो मेरा इक्विटी फंड में जाएगा, मगर वो मार्केट के वैल्यूएशन के मॉडल के हिसाब से वो कम ज्यादा कर सकता है उसको। तो ये कितना कारगर साबित हो सकता है वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से। योगेश जी, जो आपका पहला सवाल था पराग पारेख का जो ईएलएसएस फंड है, आपका ये मानना कि वो एक तरीके से फ्लेक्सी कैप फंड है, एकदम सही है। बल्कि पराग पारेख का ईएलएसएस ही नहीं, यहाँ तक कि जो भी ज़्यादातर ईएलएसएस फंड्स होते हैं वो एक तरीके से आपके फ्लेक्सी कैप फंड ही होते हैं।
उनमें जो एक डिफरेंस होता है ब्रॉडली वो यही होता है कि उनका जो पैसा जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो 3 साल के लिए लॉक इन हो जाता है। यहाँ पे एक आपका दूसरा सवाल था कि अभी जैसे मार्केट गिरा है तो पराग पारिक का फंड कम गिरा है। देखिए जो पराग पारिक के जो नॉर्मली इक्विटी फंड्स होते हैं ना, उनमें अगर आप देखेंगे तो इस वक्त आपको कैश एलोकेशन ज़्यादा दिखेगा। उनका जो फ्लेक्सी कैप फंड है वहाँ पे भी कैश एलोकेशन ज़्यादा है, अराउंड 20%। तो उनका जो फंड मैनेजर है उनका बेसिकली मानना है कि इट इज़ बेटर नॉट टू डिप्लॉय द मनी अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये वाले फंड्स अक्सर ऐसा होता है कि ये कैश रिच चले जाते हैं और जब तक उनको सही नहीं लगता मार्केट में या उनको वैल्यूएशन के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती वो पैसा डिप्लॉय नहीं करते। तो कैश रिच होने के वजह से भी एक ये रीज़न है कि वो इससे कंपैरेटिवली डाउन टर्न को जो है डाउन साइड को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बाकी आप इसको भले ही आप न्यू टैक्स रेजिम में शिफ्ट हो रहे हो, आपको टैक्स बेनिफिट नहीं चाहिए, लेकिन तब भी आप अपना जो ELSS में निवेश है वो जारी रख सकते हैं। वो एक तरीके से आपका जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो उसके लिए एज अ फ्लेक्सी कैप फंड ही बिल्कुल एक्ट करेगा। आपका जो दूसरा सवाल था STP बूस्टर, देखिए बीच बीच में ये काफ़ी इस तरीके के इनोवेशंस आते रहते हैं कि मार्केट के वैल्यूएशंस या और कोई से पैरामीटर्स के बेसिस पे वो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट तय करते हैं। बट जो एक बेसिक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसके लिए SIP शुरू किया गया था और ये STP भी है जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट है, उसका मेन पर्पस होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, कन्वीनियंट कर दिया जाए। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक नॉर्मल SIP चलाइए उससे भी सही है। क्योंकि कई दफ़ा देखिए इसमें बहुत ज़्यादा ना एक आपको एक पता नहीं रहेगा कि कितना पैसा आपका इक्विटी में जा रहा है या फिर कब कहाँ पे कितना इन्वेस्ट हो रहा है। सो चीज़ों को सिंपल रखिए, कन्वीनियंट रखिए और एक नॉर्मल रेगुलर SIP के ज़रिए करेंगे वो भी बहुत बढ़िया तरीका है। Our next caller joins us from Bengaluru. Mr. Prasad, welcome to the show. Please ask your question. Hi, good evening, Market Mantra. Good evening. This is NR Prasad from Bangalore. Yes, sir. Mr. Rastogi, give me specific 3-4 names of the multi-asset funds I would like to invest for the next 2 to 3 years. See, I have already invested in few of the hybrid, totally equity-based and debt-based also. Now they are not doing that good, only about 9 to 10%. I want to invest in, at least it will give a minimum of 14 to 18% in the next 1 or 2 years. So give me the specifically multi-asset fund names. Thank you. This is my question. Mr. Prasad, before going to the names, I would like to tell you that the horizon that you have mentioned is like just 2 to 3 years. And you are aspiring for a return of 14 to 18%. So I believe this can be very risky, specifically if you're, investing in any kind of equity related fund. Although multi-asset funds are hybrid funds, they are diversified, they invest in all the 3 asset classes, commodities, which includes basically gold, debt and equity, but still on an average they you tend to have around 40, 50, 60% depending on what kind of or which multi-asset fund you are looking at. So but then they do have a significant portion of equity, which can be risky if your horizon is like just 2 to 3 years. So I would say firstly tone down your return expectations, decide on the exact horizon that you want to invest. If the goal is non-negotiable and you need that money in 2 to 3 years, I would say it would be better not to go for equity. और कर्नाटक से हमारे श्रोता कुमार नाइक लाइन पे हैं। नाइक जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सवाल पूछें। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है क्या सर? जी आ रही, सवाल पूछिए। ओके, थैंक यू सर। नमस्कार, मैं कर्नाटक से कुमार नाइक बोल रहा हूँ सर। जी, एक्चुअली मेरा एक सवाल है। आई एम ए ब्लाइंड पर्सन, सो मैं एक विजुअली चैलेंज्ड व्यक्ति हूँ। तो मेरे पास कुछ लमसम अमाउंट है, तो इसको मैं कैसे मतलब इन्वेस्ट कर सकता हूँ सर? मेरे लिए क्या FD भी बेटर रहेगा या PPF बेटर रहेगा? इस दोनों का थोड़ा बेनिफिट के बारे में मुझे बताए तो मुझे बेहतर होगा, क्योंकि इसको मैंने कई दिनों से मेरे पास इस अमाउंट को, लमसम अमाउंट को मैंने सेव करके मैंने रखा है। तो इसको किस तरह से मैंने इन्वेस्ट करना चाहिए सर? आपको इस पैसे की आवश्यकता कब है? आपको कब चाहिए होगा ये पैसा वापस?
मेरे ख्याल से लाइन डिसकनेक्ट हो गई है, कोई नहीं। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले तय करना पड़ेगा कि आपको ये पैसा कब चाहिए। अगर कुछ ऐसा है कि आपको ये पैसा 5 साल से कम पीरियड में चाहिए तो प्रॉबली बैंक एफडी आपके लिए अच्छी रहेगी, या फिर आप डेट फंड्स में शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड का भी चुनाव कर सकते हैं। वहाँ पे बेनिफिट ये रहेगा कि सबसे पहले तो जो टैक्सेशन है वो डेफर्ड हो जाती है। बैंक एफडी के केस में क्या है कि जो भी आपका इंटरेस्ट अक्रू होता है वो आपको हर साल उस पर टैक्स देना पड़ता है, बट म्यूचुअल फंड्स में जब आप उस फंड को बेचेंगे तभी आपको टैक्सेशन होगी, तो एक तरीके से आपकी जो टैक्सेशन है वो डेफर हो जाएगी। सेकेंडली, वहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा होती है इन द सेंस कि अगर आपने बैंक एफडी खोलते आपको एक टाइम पीरियड कमिट करना पड़ता है। अगर आपने वो पीरियड कमिट कर दिया और उससे मान लीजिए आपने कह दिया मेरे को 5 साल के लिए करना है और आपको 3 साल के बाद पैसे की आवश्यकता है, आप निकालना चाहते हैं, आपको बिल्कुल पैसा तो मिल जाएगा तुरंत, बट एक पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाती है। डेट म्यूचुअल फंड्स के केस में वैसा बिल्कुल नहीं होता। दूसरा जो आपने ऑप्शन दिया था वो आपने दिया था पीपीएफ, जिसका टेन्योर नॉर्मली 15 साल रहता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इतने लंबे समय के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं तो बेटर रहेगा कि आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा इक्विटी का एक्सपोजर हो। अगर आपका पैसा 5 साल से ज़्यादा के समय के लिए आपको निवेश करना है तो इक्विटी डालना आपको पोर्टफोलियो में ज़्यादा बेहतर एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न दे सकता है। शुरुआत करने के लिए मेरी सलाह रहेगी कि आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स का चुनाव कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं पिछले एक दो कॉल पहले ही बता रहा था कि ये जो फंड्स है ये अराउंड 70% पैसा आपका इक्विटी में लगाएंगे और 30% जो है वो आपका फिक्स्ड इनकम में लगाएंगे। इससे आपको एक इक्विटी का रिटर्न भी मिलेगा और जिस टाइम मार्केट गिरती है तो एक नॉर्मल पेयर इक्विटी फंड से कंपैरेटिवली ये फंड कम भी गिरेंगे। और महाराष्ट्र से बिडेर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अपना सवाल पूछिए। ओके सर, नमस्कार मार्केट मंत्र की ऑल टीम को। नमस्कार, मैं मुकुंद विजय जी बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र अहिल्यानगर। जी सवाल पूछिए। हाँ, मेरे 2 सवाल है। एक, जो होम लोन लेते हैं उसमें 2 तरह के इंटरेस्ट रेट रहते हैं, फिक्स और फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल में कुछ 0.1 0.2 से ज्यादा चार्ज करते हैं ये लोग, इसके बारे में पता चलना। और दूसरा थिंग ऐसा है कि जब इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो लोन लेने वालों को कैसे पता चलेगा कितना कम होगा है कितना नहीं? वो कम करते हैं कि लास्ट हफ्ते में कुछ कम करते हैं ऐसा बोलते हैं, तो उसके बारे में जरा सविस्तर मालूमात चाहिए। जी देखिए, जो इंटरेस्ट रेट होता है जो फ्लेक्सिबल होता है वो आमतौर पे आजकल जो एक आरबीआई का रेपो रेट है उसके साथ लिंक हो जाता है। कि मान लीजिए जैसे कि आपका जो आरबीआई का जो रेपो रेट होता है वो बेसिकली होता है कि बैंक को आरबीआई से पैसा किस इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा और उसी से लिंक कर देते हैं जो कि आगे लोन देते हैं हम लोगों को, कस्टमर्स को पैसा मिलता है। तो मान लीजिए पीछे से वो जो एक रेपो रेट है वो कम हुआ तो कहीं कहीं पे क्वार्टरली साइकिल होती है किसी बैंक में, या आपके उस लोन के अग्रीमेंट पे डिपेंड करता है, उस बैंक के उस एग्जैक्ट प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, कहीं कहीं पे थोड़ा ज़्यादा समय पे होती है। तो उसी के हिसाब से वो जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हो जाएगा। और वहीं पे अगर मान लीजिए किसी कारणवश पीछे से वो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है तो वहीं पर आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। आमतौर पे जो भी बैंक है वो आपको मैसेज भेज के इंटीमेट कर देता है कि इस तारीख से इस वजह से आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज हो गया है। तो इन दोनों में से मतलब आप देख सकते हैं और बैंक से जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा इंटरेस्ट रेट मतलब जब चेंज होएगा तो आपको कब उसके बारे में मतलब किस तरीके से पता लगेगा। एंड आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम गाजियाबाद, सुरेश, अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में अपना अगर जाना है तो न्यू कस्टमर को क्या अकाउंट्स एक आप बताते हैं डीमेट अकाउंट्स, ये अकाउंट्स किस ढंग से होता है और किस जगह खोला जाता है? जहाँ अपना ब्रांच में अकाउंट है वहीं खोला जाता है। दूसरा, ये म्यूचुअल फंड में एक उन्होंने ये बताया प्राइवेट बैंक में कि एक बास्केट होता है, बास्केट के अलावा आपको फिर समझा दिया जाएगा, इस तरह से ये बता रहे थे। इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। सुरेश जी, देखिए, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता नहीं है। आप बिना उसके म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपको बताया गया कि एक बास्केट होती है जिसमें कि आप निवेश करते हैं, वो बास्केट बेसिकली एक तरीके से पोर्टफोलियो होता है क्या है, जब आप शेयर मार्केट में अगर खुद डायरेक्टली, जैसे कि आप कह रहे थे कि शेयर मार्केट में भी अगर आप निवेश करना चाहें तो वहाँ पर आपको कंपनियों के अलग अलग शेयर खरीदने पड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी 2 कंपनी का शेयर खरीद लिया, फिर एक आपने तीसरी और कंपनी का शेयर खरीद लिया। वहीं पे म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो एक फंड मैनेजर है
वो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो 30, 40 या 50 कंपनी डिपेंडिंग ऑन द जैसा भी फंड है उसका एक पोर्टफोलियो बना के रखते हैं, तो एक वो बास्केट ऑफ स्टॉक्स होता है। तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है वो होता है एक डाइवर्सिफिकेशन का, कि जो आपका रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है। क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में जाकर डायरेक्टली पैसा लगाएंगे, आपने किसी एक कंपनी का शेयर खरीदा और वो कंपनी में कुछ घाटा हो गया, कुछ लॉस हो गया, तो आपका पूरा का पूरा पैसा उस पर निर्भर होता है। बट वहीं पे जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाते हैं, वहाँ पे डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, पोर्टफोलियो होता है बास्केट का, कि वो आपका पैसा किसी एक कंपनी के शेयर में नहीं, कुछ 30 से 50 कंपनियों के बास्केट में लगाए। तो अगर उसमें से एक कंपनी में घाटा हो भी रहे तो भी आपके पैसे पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उस प्रपोर्शन में ही पड़ेगा। तो इस वजह से म्यूचुअल फंड में निवेश करना एक शुरुआती निवेशक के लिए बेहतर रहता है। आप बैंक ब्रांच से या किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से उसके लिए सहायता लेके एक अच्छे फंड में निवेश कर सकते हैं। और थाने से मंगेश जुड़ चुके हैं। मंगेश जी, अपना सवाल पूछिए। Good evening, Market Mantra team. Good evening. My question is about two NFOs I have applied. And, in Nifty digital sector, I had applied in December 24 and return some 27% or so. So, if you advise, then I will mention the specific name of the fund. But as I understand, I think we don't mention the specific, mutual fund name. So therefore, I'm avoiding. But the sector, I can tell you, it was in Nifty digital actually, and it has given a negative 27%. So I'm concerned. So I just want to advise: shall I hold? And is there any outlook? And if there is outlook, after what period I can expect improvement? If you can just, guide me on. Mangesh ji, first of all, I would say that, 6 months is a very short period. If you have, invested in December or January, so it's like hardly 5 or 6 months. So, whenever we are investing in equity, it's better to stay longer. And these kind of short-term volatility and dips keep coming. And in fact, if you look at, these 6 months specifically, so, until Feb, March, the markets were already, going through a rough patch. So, and secondly, digital index, this is basically a kind of a sectoral and a thematic fund. So, volatility is always more when it comes to a sectoral or a thematic fund, because here you are investing in companies of just one type. So, you have already invested your money. I would say कि it's too early to, make any kind of decision. Just stay there, give it some more time, and then maybe with, coming months or after some time we can have a look. और चलते हैं वडोदरा, वहाँ से अनिल हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अनिल जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। मार्केट मंत्री की टीम को नमस्कार। नमस्कार। मेरा पिछले हफ्ते का सवाल था जो अधूरा रह गया था, जो मैं रिडक्शन करना चाहता था तकरीबन 30-40 लाख। तो जो टैक्स के बारे में पूछा था मैं सवाल, जो अभी मेरे नाम पर कोई मकान नहीं है, अगर मैं मकान ले लूं तो टैक्स में राहत मिलेगी क्या? हेलो। हाँ जी अनिल जी। अनिल जी, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 54F होता है, जिसके तहत ये होता है कि अगर आपको कहीं से भी कैपिटल गेन्स है और उस डेट पे आपने कोई सा भी एक फर्स्ट आपके नाम पे कोई रेजिडेंशियल हाउस नहीं है, तो अगर आप वो पैसा उस घर को खरीदने में लगाते हैं तो आपको वहाँ पे एक सेक्शन 54F में आप कैपिटल गेन्स का एक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। Moving on to our next caller, Prem from Faridabad. अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी एज सीनियर सिटीजन की हो गई है, 60 प्लस हो गई, और बेटे की एज है 27। तो मैं बेटे को म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए कितना पैसा हर महीने लगाए और कितने समय तक लगाए? क्योंकि अब उसकी यंग एज है, वो 10 साल भी, 5 साल भी, 15 साल भी रुक सकता है। तो मिनिमम उसको कितना अपना बजट बना के चलना चाहिए? हर महीने कितना वो रखे? 1000, 500, 2000? प्रेम जी देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है ये अल्टीमेटली बॉयल डाउन करते हैं कि आपके बेटे को कितना पैसा हर महीने इन्वेस्ट करना चाहिए। सो आमतौर पे हम लोग ये कहते हैं कि
जो आपकी मंथली इनकम है उसका मिनिमम कोशिश करके हमको 20% पैसा जो है वो निवेश करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी ₹1,00,000 महीने की इनकम है तो आपको मिनिमम 20% यानी कि 20,000 रुपये का निवेश करना चाहिए। बट वहीं पे बात आती है, ये एक ब्रॉड थंब रूल है, हर किसी के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं और हर किसी की ज़रूरतें अलग होती है। कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि ये 20% मेंटेन करना संभव ना हो, वो इससे कम कर पाए, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि 20% बहुत ही छोटा अमाउंट, उनको लगे कि उनके ऊपर अभी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है और आज की तारीख पे वो 50% भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ उस तरीके से तय करनी चाहिए। वहीं पे मैं कहूँगा कि अगर म्यूचुअल फंड्स में जैसे निवेश कर रहे हैं, जल्दी शुरू करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अभी जैसे कि आपने बताया उनकी उम्र खाली 27 साल है, तो वो अगर अभी से इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करना थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी अगर शुरू कर देंगे, बहुत थोड़ा अमाउंट भी, तो ज़्यादा समय होने की वजह से उनके रिटायरमेंट में, क्योंकि अभी बहुत समय है, ज़्यादा समय होने की वजह से उनको कंपाउंडिंग का ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा एंड वो ज़्यादा सही मायनों में इक्विटी का जो एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है उसको रीप कर पाएंगे। बस ध्यान रखिएगा कि SIP के थ्रू लगाए, रेगुलर रहे, और जब भी इक्विटी में निवेश कर रहे हैं मिनिमम 5 साल का होराइजन रखे, और बीच में मार्केट अगर गिरता भी है, कुछ भी होता है, तो उससे घबरा के SIP बंद नहीं कर देनी, एक डिसिप्लिन तरीके में उसको एकदम रेगुलर रखना है। जी, और चलते हैं अगली खबर की ओर। विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजारों में पिछले सप्ताह 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी के NSDL आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI ने भारतीय इक्विटी बाजारों में 9 से 13 जून के बीच 3,347 करोड़ रुपए का निवेश किया। इतने भारी निवेश के बावजूद पिछले सप्ताह जून का FPI निवेश में मोटे तौर पर गिरावट आई, क्योंकि जून में FPI ने भारतीय इक्विटी बाजारों से 5,402 करोड़ रुपए निकाल लिए। Let's take a look at the next big story of the day. Global oil and gold prices surged last week after Israeli military strikes on Iran ignited worries about disruption of oil exports from the Middle East, and investors drove towards safe haven assets like gold. Global gold prices jumped over 3% last week to close at their highest levels in nearly 2 months. Spot gold prices surged 3.4% last week to end at $3,432.34 per ounce. Oil price also surged as geopolitical tensions escalated after Israel targeted Iran's nuclear facilities. The Brent crude futures surged 11.7% last week, the biggest weekly gain since October 2022, to $74.23 a barrel. US crude jumped 14% last week to settle at $72.98 a barrel. On Friday, both benchmarks had their largest intraday move since 2022, when Russia's invasion of Ukraine caused a spike in energy prices. Akar, seeing the geopolitical situation and the Israel-Iran airstrikes and many other factors, what's your take on the upcoming next week in the Indian economy? Very briefly. Yeah, so I would say, it's very difficult to say anything, but yeah, it could be a possibility that we undergo some short-term volatility. But as I said earlier, it's always good to, stay invested for a longer horizon and ignore, all these short-term blips. In a statement issued before his departure, the Prime Minister stated that he will begin the tour with a 2-day visit to the Republic of Cyprus on June 15 and 16 at the invitation of President Nikos Christodoulou, calling Cyprus a close friend and a key partner in the Mediterranean region and the EU. He said the visit is an opportunity to deepen cooperation in trade, investment and security. और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। आकार जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Listeners, before we wrap up today's edition of Market Mantra, a reminder of the headlines. Domestic markets to focus on geopolitical developments and central banks meeting in US, UK and Japan for Qs next week. Foreign investors pump in over 3,000 crore rupees into the Indian equity markets last week, and global oil and gold prices surged last week after tensions in West Asia. Brent crude jumps over 11%, gold advances 3%. And that's it in today's edition of Market Mantra. Until tomorrow, goodbye.
Market Mantra.